एक दोपहर में। अरे ओ निकम्मी, ये घोड़े बेचकर क्या सो रही है तू, वो भी भरी दोपहर में। अरे माँ जी, काम कर कर के मैं थक गई हूँ, इसीलिए थोड़ा आराम कर रही हूँ। चल चल, अब सीधे रात में ही आराम करना, लेकिन अभी नहीं। अभी छत पर जाकर पापड़ सुखाना है तुझे, और वो मसाले भी तो कूटने हैं। अरे माँ जी, मैंने कहा ना आपसे, मैं अभी थक गई हूँ। प्लीज थोड़ी देर आराम करने दीजिए ना मुझे। हे भगवान, अच्छा ठीक है, आराम करके फिर उठ जा, वरना पता चला सीधे शाम में ही उठ गई तू। सब एक से बढ़कर एक है, कोई काम का नहीं है इस घर में। जीजी बराबर बोल रही थी। इस बुढ़िया की हर एक बात मानकर मैं तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हूँ, और अब इसे साफ साफ मना करने के बाद ही एकदम बराबर से चुप हो गई। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, और अब झिलमिल वापस गांव जैसे ही कपड़े पहनने लगती है। लेकिन ये देखकर विवेक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सब क्या है झिलमिल? तुम्हारे लिए मैंने कितने सारे मॉडर्न कपड़े लाए हैं। अरे शुरुआती के दिनों में तो तुमने सब पहने, लेकिन अब फिर से ये गांव के कपड़े पहन रही हो तुम। और ना तो इसमें कोई स्टाइल है, और ना ही कोई डिजाइन। अरे ये तो एकदम लो क्लास लगता है। माफ करना विवेक जी, लेकिन पहले पहले मैंने आपकी खुशी के लिए आपके लाए हुए सारे कपड़े पहन लिए, लेकिन मैं अब रोजाना तो वो कपड़े नहीं पहन सकती ना। बचपन से लेकर आज तक मैं यही कपड़े पहनती आ रही हूँ, और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको मेरी खुशियां मायने नहीं रखती क्या? वैसी बात नहीं है झिलमिल, पर फिर भी तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। ये शहर है, तुम्हारा कोई गांव नहीं। बात को जरा समझने की कोशिश करो। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं किसी के लिए नहीं बदलने वाली। अब जाकर तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपका डब्बा पैक कर देती हूँ। फिर एक दिन जब चकोर और झिलमिल दोनों एक मंदिर के पास से गुजर रही होती है, तभी अरे वो देख झिलमिल, वहां उस मंदिर के बाहर गरीबों को खाना बांटा जा रहा है। अरे वाह जीजी, खाने की खुशबू तो एकदम कमाल की आ रही है। हमारे गांव के भंडारे से भी ऐसी ही खाने की खुशबू आया करती थी। हाँ झिलमिल, हमारे भी। चल फिर, देर किस बात की, हम भी उस कतार में खड़े रहते हैं। लेकिन जीजी, वो भंडारा तो गरीब और बेसहारा लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं। अरे उसमें गरीब और अमीर क्या होता है भला? भगवान के दरबार में सभी लोग गरीब ही होते हैं। फिर दोनों उस लाइन में खड़े रहकर खाना लेते हैं, और जम के खाना खाती है। और ये सब कुछ रंजना की अमीर सहेली मालविका देख लेती है, और वो बाद में रंजना को कॉल करके सब कुछ बताती है। क्या मेरी बहू है, वो भी खाना खाने के लिए गरीबों की लाइन में खड़ी थी? हाँ रंजना, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे अब इतने भी क्या बुरे हाल हो गए हैं तुम्हारे, जो तुम्हारी ये दोनों बहुएं गरीबों के लाइन में खड़े रहकर खाना ले रही थी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मालविका बहन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब रंजना गुस्से से आग बबूला हो जाती है, और फिर बाद में, अरे तुम दोनों ने तो ठान ही लिया है कि तुम मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ोगे ही नहीं। क्यों, सही कहा ना मैंने? पर माँ जी, अगर हमने मंदिर का खाना खा भी लिया तो उसमें क्या होता है? हमें अच्छा लगा, इसीलिए हम चले गए वहां पर। हाँ माँ जी, वो खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, आपको भी जाना चाहिए वहां पर। अरे तुम दोनों भी कितनी बेवकूफ हो, वो खाना खास गरीबों के लिए होता है, और तुम इतने अच्छे घराने से होकर भी गरीबों की तरह उनकी लाइन में खड़ी थी। मेरी अमीर सहेली मालविका ने तुम्हें देख लिया और मुझे फोन करके सब कुछ बताया। अब सोचो मेरी क्या इज्जत रह गई उसके सामने, वो भी सिर्फ तुम दोनों के कारण। अरे क्या माँ जी आप भी, अब ये बात इतनी भी बड़ी नहीं है। भंडारा का खाना तो कोई भी खा सकता है, और जीजी भी कह रही थी कि भगवान के दरबार में क्या अमीर क्या गरीब, इसीलिए हम लोग वहां पर खाने चले गए। तू तो चुप ही हो जा झिलमिल। अरे तुझसे मैंने बहुत उम्मीदें रखी थी,
कि कम से कम तू तो इस गवार से अच्छी होगी, लेकिन दिन ब दिन तू भी इसकी छत्र छाया में रहकर बदलने लगी है। देख, तू इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आ। अरे ये तो एक नंबर की नालायक लड़की है। लेकिन झिलमिल मेरी बातों में नहीं आई है माँ जी। वो जो भी कह रही है सही तो कह रही है, और वो भी अपनी बात रख सकती है ना। अब हर कोई आपका सब कुछ सुनकर ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आवाज नीचे कर। ज्यादा बकर बकर की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, गधेड़ी कहीं की। रंजना अपनी दोनों बहुओं को और कुछ भी नहीं सुना पाती, क्योंकि वो दोनों उसे उल्टा जवाब दे रही थी। अरे जीजी, आपने तो मुझे ये कहा कि मुझे जो सही लगे वही करो, पर उसके चलते मुझे माँ जी से रोज डांट खानी पड़ रही है। यहाँ तक कि विवेक जी और मुझ में भी तू में हो रही है। अरे झिलमिल, तू इन दोनों पर इतना भी ध्यान मत दे, क्योंकि सबसे जरूरी है तुम्हारी खुशी। और तुम्हें खाना तो पसंद आया ना? हाँ जीजी, बहुत। उसे खाकर तो मुझे मेरे गांव की याद आ गई। क्या बात है, फिर इतना क्यों सोच रही है तू? जो काम करके तुझे खुशी मिले उसे लेकर पछताना नहीं चाहिए, समझी कि नहीं? हाँ जीजी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसे ही एक रोज, विवेक जी, मुझे पैसे दीजिए, मैं हमारे घर के लिए नई गाय लाना चाहती हूँ और एक छोटा सा तबेला भी बनाना चाहती हूँ, जहाँ पर वो गाय हमें रोज दूध देगी और मैं बड़े ही चाव से उस दूध को पीऊंगी। अरे नहीं झिलमिल, ये तुम क्या बोल रही हो? और हमारे घर पर रोजाना दूध वाला सुबह दूध देने आता तो है, तो उस दूध का तुम क्या अचार डालोगी क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे ये सवाल तो मुझे तुमसे कहना चाहिए कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। ये शहर है, शहर, तुम्हारा कोई गांव नहीं जो घर के बाहर तबेला बांध दो। तो फिर अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ का दूध पीकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और यहाँ के दूध में काफी मिलावट भी रहती है, और मैं तो गाय का शुद्ध दूध पीना चाहती हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है झिलमिल। विवेक बिल्कुल सही कह रहा है। अब तेरी ये फालतू के नाटक करना बंद कर। बस अब बहुत हुआ। बड़ी आई गाय लेने वाली। और अगर तुझे दूध अच्छा नहीं लग रहा तो हम दूध वाला बदल देंगे, लेकिन इस घर के बाहर कोई गाय नहीं आएगी। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं भी आज का खाना नहीं खाऊंगी। हाँ हाँ मत खा, इसमें तो तेरा ही नुकसान है, हमारा नहीं। अरे मैं तो तुझे बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तू तो उसका उल्टा ही निकली। ये तुम क्या कह रही हो झिलमिल? अब इस बात का गुस्सा तुम खाने पर क्यों निकाल रही हो? अपनी बकवास बंद करो और कुछ खा पी लेना, ऐसे भूखी मत रहना। नहीं विवेक जी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। यहाँ पर तो किसी को मेरी कोई कदर नहीं है। ऐसा नहीं है झिलमिल, मेरी बात तो सुनो। अरे जाने दे उसे, तू क्या उसे समझा रहा है? निकल दफ्तर के लिए और रहने दे उसे भूखी। आजकल तो ये दोनों बहुएं कुछ ज्यादा ही तेज होने लगी है, और कुछ नहीं। अब विवेक को ना चाहकर भी दफ्तर के लिए निकलना पड़ता है, और झिलमिल उस दिन खाना ही नहीं खाती। अब जाने भी दो ना झिलमिल। ये लो, ये खाना खा लो। मैंने आज लिट्टी चोखा बनाया है, हम बिहारियों का सबसे पसंदीदा, और मुझे पता है कि ये तुम्हें भी बहुत पसंद है। चलो आओ, साथ मिलकर खाते हैं। एकदम गांव के जैसा बनाया है मैंने, और इसे खाकर तो तुम्हारा दिन ही बन जाएगा। नहीं जीजी, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। चली जाइए आप यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पर झिलमिल, इस तरह से तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो होने दीजिए, वैसे भी किसे फर्क पड़ता है। ओफो झिलमिल, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बेवजह खुद को हानि मत पहुंचाओ। तुम भले ही बाकी लोगों से नाराज हो जाओ, लेकिन मुझसे कभी मत होना। चलो अब खाना खाने चलो। नहीं जीजी, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे सच में अभी कुछ भी नहीं खाना है। अच्छा बाबा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। मैं तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। झिलमिल की इस हरकत के कारण
घर वाले अब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर ऐसे ही एक रोज, और रंजना, कैसी है तेरी नई बहू? मानना पड़ेगा अंजू, क्या बहू ढूंढ कर दी है तूने मुझे। शुक्रिया रंजना, मैं जानती हूँ कि मेरी पसंद है ही अच्छी। अरे गधी, काय की अच्छी है तेरी पसंद? एकदम घटिया है। अरे ना तो तू अपने लिए सही बहू चुन पाई और ना ही मेरे लिए। वो झिलमिल तो बस शुरुआती के दौर में ही बोली रही, लेकिन उसके बाद वो जो बदली है, बस पूछ ही मत। अरे उसने तो मेरी बड़ी बहू से भी ज्यादा नाक में दम करके रखा है। ये तो क्या कह रही है रंजना? मुझे तो ये लगा था कि झिलमिल ने अब तक तेरी दिल में बहुत जगह बना ली होगी। शायद मेरे नसीब में भी अच्छी बहू मिलना लिखा ही नहीं है। अरे इन गवार बहुओं ने तो मेरा बीपी हाई करके रखा है। बता रही हूं मैं तुझे, एक ना एक दिन मैं इनके कारण टपक जाऊंगी। अरे ऐसा मत बोल रंजना, और मुझे माफ कर दे। तूने मुझ पर इतना भरोसा किया और उस झिलमिल को अपनी बहू बनाया। अरे नहीं अंजू, अब जाने दे। तुझे भी तो वो शक्ल से बोली ही लगी होगी ना, जैसे हमें लगी। लेकिन वक्त के साथ उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। अरे यहाँ पर तो हम लोग शहर की बहुओं को नाम रखते हैं, लेकिन ये गांव की लड़कियां भी किसी तूफान से कम नहीं है। हाँ रंजना, ये बात तो तूने एकदम सही कही। फिर एक दिन जब रंजना सुबह उठकर बाहर आती है, तब झिलमिल को घर के बाहर गोबर लेपते हुए देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह जाती है। हे भगवान, अरे ये तो क्या कर रही है? पागल वागल हो गई है क्या? पूरी की पूरी दीवार खराब कर दी तूने गोबर लगाकर। शी, ऊपर से कितनी बदबू भी आ रही है इसकी। ये सब क्या है झिलमिल? कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे कि ये तुम्हारा कोई गांव नहीं है, शहर है, और यहां पर ऐसी हरकतें मत किया करो। अरे गांव हो या शहर हो, घर तो घर ही होता है ना। और ये गोबर घर के बाहर लगाने से घर में सुख शांति और ठंडक बनी रहती है, और इससे आपको फैन या एसी लगाने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। हे भगवान, मेरा सर तो बस अब फटने ही वाला है। एक उस बुद्धू चकोर की कमी थी, जो अब तू भी उसी की तरह दिन रात मेरा खून जला रही है। माँ जी, आपने बुद्धू किसे कहा? अरे तुझे ही कहा बेअक्ल, क्योंकि तू है ही बुद्धू। क्योंकि अगर तू समझदार होती तो अपनी देवरानी को सही राह दिखाती, लेकिन नहीं, तू तो इसे मस्त गोबर लेपते हुए मजे से देख रही है। पर माँ जी। अरे चुप रहे तू, और तू झिलमिल, इससे पहले कि कोई तुझे देख ले और फिर से मुझे तुम दोनों के गवारपन के कारण कोई ताना मिले, जल्दी से ये सब हटा दे और जाकर नहा ले। फिर एक दिन जब मोहल्ले में एक फंक्शन होता है, तभी वो दोनों बहुएं जाकर वहां पर कमर मटकाकर नाचने लगती है, और वहां पे मौजूद सभी लोग उनके बहुत मजे लेते हैं। अरे अब तुझे हम क्या ही बताए रंजना, कहाँ से लेकर आई है तू अपनी बहुओं को? सच में उन दोनों ने तो आज फंक्शन में नाच नाच कर आग ही लगा डाली। हाँ रंजना, उनका डांस देखकर तो हमें बहुत ही मजा आया। अरे हमारी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। पूरे फंक्शन में सबसे अच्छा एंटरटेन तो उन्होंने ही किया है। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? मेरी दोनों बहुएं सरेआम लोगों के सामने नाच रही थी। रंजना भी अब हैरान रह जाती है। देखो बहुओं, आज मैं तुम दोनों को एक आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। हर बार तुम दोनों कुछ ना कुछ कांड ही करती रहती हो, जिसके कारण मेरी इज्जत पर आंच आ जाती है। लेकिन अब और नहीं। अब अगर दोबारा से मुझे कुछ सुनने को मिला तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगी जिसके बारे में तुम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। माँ जी, आप हम दोनों को इस तरह से धमका नहीं सकती। अरे हम थोड़ी ना किसी का खून करके आए हैं, बस नाच ही तो किया है हमने, और नाचना कोई गलत बात नहीं है। और नहीं तो क्या माँ जी, हमारे गांव में चाहे कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, पूरा गांव एक साथ आकर खूब मजे के जश्न मनाता है, क्योंकि वो तुम दोनों का गांव था। इसीलिए उसे अब भूल जाओ और जिस हकीकत में जी रही हो उसे अपनाओ, वरना मैं सच कह रही हूं,
मैं तुम दोनों का जीना दुश्वार कर दूंगी, ठीक उसी तरह जैसे तुम दोनों ने मेरा जीना दुश्वार किया है। बस माँ जी, आप हम पर इतना अत्याचार नहीं कर सकती। अरे हमारी भी कोई जिंदगी है, और हम दोनों आप लोगों की कोई कठपुतलियां नहीं है जो जैसे नचाओगे हम आपके इशारों पर नाचते रहेंगे। क्या? झिलमिल के मुंह से ये बातें सुनकर रंजना एकदम चौंक जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मोना अब एक नाटक करने वाले आदमी के पास जाती है। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम भेष बदल कर एक पंडित बनो और मेरे घर आओ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे। बताओ, करोगे मेरा काम? क्यों नहीं मैडम, जरूर करूंगा। मैं एकदम मस्त एक्टिंग करता हूँ। आपको चाहिए तो एक दो डायलॉग यही मार के दिखाता हूँ। बस बस, समझ गई मैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं तुम्हें सारा किस्सा बताती हूँ। फिर मोना उसे सब कुछ बताती है, कैसे वो एक ही साथ दो लड़कों से प्यार करती है और वो उन दोनों से शादी करना चाहती है। बाप रे, एक ही साथ दो दो लड़कों से प्यार कैसे हो सकता है भाई? आप तो बड़ी अजब महिला हो। अपनी ये बकवास बंद करो। अरे मैं दो लड़कों से प्यार करूं या 10 लड़कों से, तुम्हें उससे क्या मतलब? अच्छा अच्छा ठीक है मैडम, तुम्हें मेरे घर आकर मेरे घर वालों को ये बताना होगा कि मेरी कुंडली में एक दोष है, जिसके चलते अगर मैंने सिर्फ एक आदमी से शादी की तो मेरी मृत्यु होना निश्चित है। इसलिए मुझे दो दो आदमियों से शादी करनी पड़ेगी और तब जाकर ही मैं जिंदा रह पाऊंगी। क्या? लेकिन ऐसी ऊट पटांग बातों पर कौन भरोसा करेगा मैडम जी? ना ना, आप कहानी में थोड़ा बदलाव लाइए। अबे और लंगूर, तुझसे जितना कह रही हूँ उतना कर। मेरे घर वाले एक नंबर के अंधविश्वासी लोग हैं और वो तुम्हारे कहने पर 1 मिनट में मान जाएंगे। इसीलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। लेकिन मैडम जी, आपके घर वाले मुझे ही वहां पर क्यों बुलाएंगे? आपके परिवार वाले पंडित जी भी तो होंगे ना, तो आपके पिताजी भी पहले उन्हें ही बुलाने के बारे में सोचेंगे। हाँ यार, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, हमारे वाले पंडित जी को मैं कॉल करके बोल देती हूँ कि वो घर पर ना आए। डैड ने दूसरे पंडित जी को बुलाया है, जिसे सुनकर हमारे पंडित जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे और फिर वो यहाँ पर कभी नहीं आएंगे और ना ही डैड का कोई कॉल भी उठाएंगे। और उसके बाद तुम आओगे और तब तुम सबसे कह देना कि तुम्हें हमारे पंडित जी ने ही भेजा है। ठीक है मैडम जी, लेकिन नाटक करने से पहले ही मेरा सर बहुत चकरा रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मोटी रकम चाहिए कि नहीं, तो मेहनत भी उतनी ही करनी होगी। फिर वो आदमी पंडित बनकर घर पर आता है और सबको मोना की कुंडली के बारे में बताता है, जिसे सुनकर प्रीतिका और धनराज चौंक जाते हैं। क्या कहा? हमारी बेटी की कुंडली में दोष है, जिसके चलते उसे एक नहीं बल्कि दो दो लड़कों के साथ शादी करनी होगी। हाँ प्रीतिका जी, अगर मोना की शादी एक ही लड़के से कराई जाएगी तो फिर मोना की मृत्यु होना निश्चित है। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। अगर दोनों लड़कों से शादी करके उसकी जान बच सकती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों धनराज? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन मोना बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं है डैड, अब क्या कर सकते हैं। अगर ये सब मेरे किस्मत में ही लिखा है तो यही सही। ठीक है, फिर मैं 1 हफ्ते के अंदर ही दो दो लड़के ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, जिनकी कुंडलियों के गुण मोना की कुंडली के गुणों से मेल खाते हो। लेकिन ऐसे लड़के कहाँ मिलेंगे जो अपनी ही बीवी को किसी दूसरे आदमी के साथ बांट पाएंगे? ऐसी शादी के लिए कोई कैसे तैयार हो सकता है? उन्हें तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लड़कों की कुंडली में भी ऐसा दोष होगा, जिसके चलते उन्हें ऐसी ही लड़की से शादी करनी होगी जिसके 2 पति हो, वरना उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। बाप रे, इतना खतरनाक दोष है ये हमारी बेटी की ही कुंडली में होना था क्या? बेचारी मेरी बेटी, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे मॉम,
बेचारी नहीं बल्कि खुशनसीब कहिए। सब कुछ मेरी इच्छाओं के अनुसार ही तो हो रहा है। वैसे आगे का सफर तो मुश्किल है, लेकिन मैं संभाल लूंगी, क्योंकि मुझे अपने खुरापती दिमाग पर पूरा विश्वास है। फिर जब खुशी और सोहम को इस बारे में पता चलता है, तब वो दोनों भी चकित रह जाते हैं। क्या यार, ये सब तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था मोना। पता नहीं तुम दो दो लड़कों के साथ कैसे खुश रह पाओगी। अब क्या करूं भैया, जिंदा रहने के लिए मुझे ये सब तो करना ही होगा। हे भगवान, अरे ये सब आप लोगों ने क्या नौटंकी लगा के रखी है। ये सब अंधविश्वास होता है मॉम डैड। आप दोनों आखिर समझ क्यों नहीं रहे। खामखा आपके अंधविश्वास के चलते बेचारी मोना की जिंदगी खराब हो जाएगी। दो दो पतियों के साथ ये खुश कैसे रह पाएगी। जरा आप भी तो सोचिए ना। तू तो चुप ही रहे बहू, तुझे तो कभी हमारी किसी बात पर विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन ये सब हकीकत में होता है, और इस दोष का कोई और उपाय बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मोना को दो दो लड़कों के साथ शादी तो करनी ही पड़ेगी। हे भगवान। खुशी अब अपना सिर पकड़ लेती है। अब मोना का पहला प्लान ये होता है कि वो अपने दोनों बॉयफ्रेंड को शादी करने के लिए राजी करे। वो पहले ऋषभ के पास जाती है। ऋषभ बेबी, घर पर मेरी शादी की बात चल रही है। कैसे भी करके इस साल मेरी शादी कराने ही वाले हैं, लेकिन मेरी कुंडली में आने वाले दोष के कारण मुझे दो दो पतियों के साथ शादी करनी होगी, नहीं तो मेरी मौत हो जाएगी। क्या, ये तुम क्या बोल रही हो जान? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ये सब तो फालतू की बातें होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ ही होगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन मुझे तो दो दो लड़कों के साथ ही शादी करनी होगी। मैं नहीं, लेकिन मेरे मॉम डैड तो इन्हीं बातों में मानते हैं, और उनके लिए तो मुझे ये सब करना ही होगा ना। नहीं मोना, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी हम दोनों के बीच में किसी को बिल्कुल भी नहीं लाना है, लेकिन अब किस्मत ने ये ऐसा खेल खेला है मेरे साथ, तो मैं भी अब क्या कर सकती हूँ बेबी। तुम भी तो समझ के लो ना। कुछ तो करो ना मोना, जिसके चलते ये सब ना हो। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। कोई रास्ता नहीं है बेबी। देखो, मेरे दिमाग में एक बेहतरीन प्लान है। मैं पंडित जी के पास रखे फोटोज और कुंडलियों में तुम्हारा फोटो और नकली कुंडली रख दूंगी, और तुम्हारे नकली कुंडली में लिखे हुए गुण मेरी कुंडली के गुणों से मेल खा लेंगे, जिसके चलते मेरी तुम्हारे साथ शादी पक्का हो जाएगी। दूसरा पति चाहे जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा पहला पति तो तुम ही होगे ऋषभ। मोना माई जान, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट तो नहीं सकूंगा, लेकिन मुझे ना चाहकर भी ये सब करना होगा, ताकि तुम मेरे साथ रहो। थैंक यू बेबी। अब मोना यही नाटक नील के सामने भी करती है। क्या? हाँ नील बेबी, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी फोटो और नकली कुंडली रख दूंगी, जिसके चलते तुम मेरे दोनों पति में से पहले पति बनोगे। दूसरे पति से तो मुझे कोई लेना देना भी नहीं रहेगा, और उसके साथ तो मैं बस नाम के लिए ही रहूंगी। लेकिन मेरा जो कुछ भी हो, तुम ही हो नील बेबी। ठीक है मोना, अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे इस दर्द से गुजरना पड़े, तो मैं गुजरने के लिए तैयार हूँ। दर्द तो मुझे भी बहुत होगा नील, लेकिन हम दोनों साथ तो रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम दूर हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच नील। मुझे लगा कि कहीं तुम ये सब सुनकर मुझे छोड़कर न चले जाओ। अरे पागल हो गई हो क्या? तुम मेरे दिल की धड़कन हो मोना, और तुम्हें छोड़कर जाना तो दूर, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। लव यू नील। लव यू टू स्वीट हार्ट। इस तरह मोना अब अपने दोनों बॉयफ्रेंड को उल्लू बना देती है। आखिरकार मैंने अपने दोनों बॉयफ्रेंड को झूठ बोलकर मना ही लिया है। तुम ये दोनों फोटोज देना घर वालों को, और साथ ही इन दोनों के पास भी जाना, और इन्हें कह देना कि तुम दोनों को मोना के साथ ही शादी करनी होगी। ठीक है मैडम जी। वैसे आपके दोनों बॉयफ्रेंड के घर वाले नहीं है क्या? नहीं, ऋषभ तो अनाथ है, उसका कोई भी नहीं है। और नील के मम्मी पापा की मौत के बाद वो अपने चाची के पास ही रहता था, और अब वो चाची जी भी 2 साल पहले ही चल बसी। अच्छा,
लेकिन मैडम जी, आप इतना बड़ा जोखिम उठाने जा रही हो, कहीं कोई कांड ना हो जाए। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि अगर एक समय पर दो दो नाव पर पैर रखोगे तो पानी में डूब जाओगे। अपनी ये गंदी जुबान से ऐसी घटिया बातें मत बोलो, वरना ये नाटक करने के लिए मैं किसी और आदमी को ढूंढ लूंगी। अरे नहीं मैडम जी, ऐसे कैसे आप दूसरे आदमी को ढूंढोगी? मुझे माफ कर दीजिए। आपने जैसे जैसे कहा है सब कुछ ठीक वैसे ही होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर वो आदमी फिर से पंडित बनकर घर आता है और उन्हें फोटोज दिखाता है, जिसके बाद प्रीतिका और धनराज एक एक करके ऋषभ और नील से मिलने आते हैं और आखिरकार मोना की शादी अपने ही दोनों बॉयफ्रेंड के साथ तय हो जाती है, जिसके चलते मोना बहुत खुश होती है। बड़ी अजीब बात है मोना, तुम्हारी दो दो लड़कों के साथ शादी होने वाली है, लेकिन इसमें नाखुश होने की जगह तुम इतना खुश कैसे हो सकती हो? अरे यार, फिर से वही बात। अरे भाभी, मैं तो कहती हूँ कि आप अपना नाम ही बदल दो। खुशी नाम आप पर बिल्कुल भी नहीं जचता। अब मेरी शादी एक लड़के से हो या दो लड़कों से, शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है ना, तो उसमें भी मैं खुश नहीं हूं तो क्या रोती रहूं क्या? सच में हद है भाभी। इतना कहकर मोना वहां से चली जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस मोना के हाव भाव देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कुछ तो गड़बड़ कर रही है। तभी वहां पर सोहम आता है। अरे तुम यहाँ पर हो खुशी, और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ सोहम? अरे तुम भूल गई क्या? हमें मेरे दोस्त की सालगिरह की पार्टी में जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। फिर खुशी बाहर जाने के चक्कर में मोना के बारे में भूल ही जाती है और उसका शक आगे नहीं बढ़ पाता। फिर कुछ ही दिनों में विधि विधान से मोना की ऋषभ और नील के साथ शादी हो जाती है, जिसके बाद प्रीतिका और धनराज अपनी जायदाद का एक एक हिस्सा ऋषभ और नील को दे देते हैं। ऋषभ और नील बेटा, तुम दोनों अब हमारे घर जमाई हो, इसलिए ये जायदाद का हिस्सा अपनी शादी का तोहफा ही समझ लो, और अब से तुम दोनों भी हमारे बिजनेस के साथीदार बन चुके हो। शुक्रिया मॉम। वैसे अब तुम दोनों मेरी बेटी के पति बन गए हो, इसलिए मोना जब दिन में ऋषभ के साथ रहेगी तो वो रात में नील के साथ रहेगी। वही अगर वो दिन में नील के साथ रहेगी तो वो रात में ऋषभ के साथ रहेगी, ताकि वो दोनों को समय दे पाए। क्योंकि अगर तुम तीनों साथ में रहे तो इस रिश्ते में तनाव आ सकता है, इसीलिए दोनों पतियों को अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का अपना अपना मौका जरूर मिलेगा। हाँ, और इससे तुम दोनों का मोना के साथ रिश्ता भी अच्छा रहेगा। अब दोनों पतियों को ना चाहकर भी धनराज और प्रीतिका की बात माननी ही पड़ती है। खुशी ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर ऐसे ही अगली सुबह जब मोना सोकर उठती है, तभी वहां पर ऋषभ उसके लिए नाश्ता लेकर आता है। गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग बेबी। ये देखो, आज मैंने खास तुम्हारे लिए ये सारा नाश्ता बनाया है। सब कुछ तुम्हारी ही पसंद का बना है। ओ माय गॉड, लेकिन ऋषभ, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, उनसे ही कह देते ना। ओफो बेबी, अब अपनी बेबी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना। चलो अब जल्दी से नहा लो और ये नाश्ता कर लो, फिर हम दोनों साथ में खरीदारी करने जाएंगे। ओके बेबी, जैसा तुम कहो। कमरे के बाहर से गुजर रही खुशी ये सब देख लेती है और ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है। हे भगवान, अंधविश्वास के नाम पर यह क्या ड्रामा चल रहा है मेरे घर में? और ये लड़की एक ही दिन में एक अनजान लड़के के साथ इतनी अच्छी तरह कैसे घुल मिल सकती है? कमाल है। फिर थोड़ी देर बाद ऋषभ और मोना बाहर चले जाते हैं और सीधे शाम ही घर लौटते हैं। चलो बेबी, अब मेरा नील के पास जाने का समय आ गया है। अरे यार, अरे तुम फिक्र मत करो ना, मैं उसके साथ जाकर बस कमरे में रहूंगी और हम दोनों बस अच्छे दोस्त बनेंगे। लेकिन प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करती हूँ ना बेबी। पता है बेबी, लेकिन आज की रात में तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी बेबी, लेकिन कोई बात नहीं,
हम कल फिर मिलेंगे और तुम्हारे प्यार के लिए, ये दर्द सहने के लिए मैं तैयार हूँ। यस बेबी, मैं भी तो सहन कर रही हूँ ना। तुमसे अलग रहकर मैं भी उदास ही रहूंगी, पर हमें परिवार वालों की खुशी के लिए यह सब करना ही पड़ेगा। हाँ जान, मैं समझ सकता हूँ। ऋषभ और मोना एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में उनकी नजर नील पर जाती है, जो उनके पीछे ही खड़ा होता है। हे भगवान, ये नील यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं इसने मेरी और ऋषभ की बातें तो नहीं सुन ली ना? इतनी गुस्से से भरी आंखों से देख रहा है ये मुझे। कहीं शादी के बाद मेरा पहला दिन मेरा आखिरी दिन ना बन जाए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ, और अब तुम मुझे काम करने दोगे या फिर यही रुकने का इरादा है तुम्हारा? क्यों ननंद जी? ठीक है भाभी, जा रही हूं मैं। फिर मोनिका गुस्से में उर्वशी के कमरे से बाहर चली जाती है। अब ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, ये कबर्ड तो कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसे तो मुझे कबाड़ में बेचना है, लेकिन कोई मेरा ये काम सुनेगा तब ना। अरे क्यों परेशान होती हो माँ? फोन इस्तेमाल करना तो आप अच्छे से जानती हो ना, तो ऑनलाइन बेच दो इसे। क्या अब इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है? हाँ माँ, ये आधुनिक जमाना है और यहाँ पर घर बैठे बैठे सारे काम हो सकते हैं। अरे अगर ऐसी ही बात है तो तू ही बेच दे इसे। अभी नहीं माँ, मुझे सुनंदा काकी की बेटी विद्या के साथ टेलर के पास जाना है। पायल की शादी के लिए लहंगा जो लेना है मुझे। अरे तेरे मामा की बेटी की शादी है वो, ना कि तेरी शादी है जो तू इतना सजने संवरने पर ध्यान दे रही है। अब जाने दो ना माँ। अब आप मुझे विद्या के साथ भी कहीं जाने नहीं दोगी क्या? वो तो एक सीधी सादी लड़की है। हमें पता है कि वो एक सीधी सादी लड़की है, इसीलिए तुझे उसके साथ जाने दे रहे हैं हम लोग। वरना तुझे तो अच्छे से पता है कि तेरा अकेले घर के बाहर जाना बंद है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। इतना कहकर मोनिका वहां से चली जाती है। तभी उर्वशी वहां पर आती है और उस कपबोर्ड की फोटो क्लिक करके उसे ऑनलाइन बेचने के लिए डाल देती है। लीजिए माँ जी, हो गया। अब शाम तक ये कपबोर्ड अपने नए मालिक के पास पहुंच जाएगा और हमें इसके पैसे भी मिल जाएंगे। क्या बात है बहू, तूने तो इसे बेच भी दिया। हाँ माँ जी, बहुत खूब बहू। अरे एक वो मेरी नालायक बेटी है जो उसे बस बाहर निकलने की ही जल्दबाजी रहती है। अब जाने दीजिए ना माँ जी। चलिए अब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बहू। फिर कपबोर्ड के बिक जाने के बाद उर्वशी उसके सारे पैसे मंजू के हाथ में थमा देती है। और तभी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो कपबोर्ड आखिरकार बिक ही गया। वैसे आइडिया तो मेरा ही था ना, आखिरकार मेरे कारण ही तो बिका है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने बस आइडिया बताया, लेकिन उस काम को पूरा नहीं किया। बताने और करके दिखाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और कुछ सीख अपनी भाभी से, तेरी ही उम्र की है वो, लेकिन ये तो तुझसे भी ज्यादा समझदार है। अब रहने दीजिए ना माँ जी, शाम के समय बहस मत कीजिए। उर्वशी की तारीफ सुनकर मोनिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। पहले पापा कम थे, जो अब उर्वशी ने अपनी अच्छाई से माँ का भी दिल जीत लिया है। नहीं, ऐसा ही रहा तो ये उर्वशी मुझसे मेरे परिवार को ही दूर कर देगी और पूरा परिवार अपनी तरफ कर लेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर एक दिन, अरे माँ, आज जो मैंने सुना है ना, वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। मुझे भाभी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी माँ। अरे क्या हुआ मोनिका, क्या सुना है तूने बहू से ऐसा? अरे माँ, आज जब मैं रसोई में भाभी का हाथ बटा रही थी तभी। अरे तभी क्या? आगे भी तो बोल। तभी मेरे हाथ में दर्द होने लगा, इसीलिए मैंने भाभी से कहा कि मैं आराम करने जा रही हूँ और अब मैं आपको शाम को ही मदद कर पाऊंगी। फिर वो अचानक से गुस्सा हो गई और मुझे कहने लगी
कि अगर तुमने काम करने में ना नुकुर किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और अब तो मैं सिर्फ तुमसे ही काम करवा रही हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैं सारे काम माँ से भी करवाऊंगी। सबको काम मिल बांट कर करना होगा। क्या? बहू ने ऐसा बोला? हाँ माँ, आपकी बहू बस जुबान से अच्छी है, लेकिन दिल की एकदम बुरी है वो। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकती है। मुझे भी कभी नहीं लगा था माँ कि मेरी सहेली रह चुकी मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करेगी और मुझे ही काम पर लगवाएगी। और वो अगर इस घर की बेटी के साथ ऐसा कर सकती है तो घर की मालकिन के साथ तो वो क्या क्या कर सकती है माँ। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन यही सच्चाई है माँ। रुक जा, आज तो मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। फिर शाम होने पर मंजू ये सारी बातें सबको बताती है। क्या? लेकिन बहू, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं इस घर की मालकिन हूँ और तू मुझसे ही काम करवाएगी? अरे नहीं माँ जी, मोनिका झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। और मैं भला ऐसा क्यों कहूंगी? मैं तो आपकी कितनी कदर करती हूँ। उल्टा मैं तो मोनिका से भी ज्यादा काम नहीं करवाती। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी मोनिका झूठ बोल रही है? देखो भाभी, अब ज्यादा मत बनो। तुमने मुझे ये सब कहा है आज दोपहर में, इसीलिए मैंने माँ को जाकर बताया। देखिए ना भैया, आपकी बीवी आपकी ही माँ को नौकरानी बनाने के सपने सजा रही है। चुप रहो मोनिका, जो मन में आए वो बके जा रही हो। मैं उर्वशी को आज से नहीं जानता, सालों से जानता हूँ। वो किसी के बारे में इतना घटिया सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उसका मन बहुत साफ है। इंद्रनील गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रुक जाइए पापा जी, मेरी बात तो सुनिए प्लीज पापा जी। छी बहू, आज पता चल गया कि तू कितनी बुरी है। लोग सच ही कहते हैं, जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा बिल्कुल नहीं होता। और आज तूने ये साबित भी कर दिया। ये आप क्या कह रही हो माँ? और आप अचानक से मोनिका की बातों पर ऐसे कैसे विश्वास कर सकती हो? एक बार सोचकर देखिए ना, उर्वशी की जबान पर हमेशा मिठासी रहती है और वो इतनी कड़वी बातें कभी नहीं बोल सकती। हाँ माँ जी, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। पता नहीं ये मोनिका आपको मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही है। अरे माँ, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। ये लड़की बहुत चालबाज है। जब ये मेरी सहेली थी तब भी ये सबके मुंह पर अच्छी बनती थी, लेकिन पीठ पीछे बुरी बनती थी। शराब तो ये भी पीती थी, वो भी मुझसे ज्यादा। और उस दिन मैंने गलती से शराब क्या पी ली, इसने तो सबके सामने हंगामा खड़ा कर दिया। बस सर्वगुण संपन्न बनने का ढोंग कर रही है ये लड़की। बस कर मोनिका, अपनी हद पार मत कर, वरना मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगा। सागर, तू मोनिका से इस तरह बात नहीं कर सकता। और मोनिका बेटा, तुझे इन दोनों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से। हाँ माँ, चलिए। फिर मोनिका और मंजू अपने कमरे में चले जाते हैं और उर्वशी बहुत रोती है। तभी सागर उसे सांत्वना देता है। रो मत उर्वशी, शांत हो जाओ। मैं हूं ना यहाँ पर और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो ना सागर, मोनिका किस तरह से खेल खेल रही है मेरे साथ। अरे मैंने उसे तो बातें क्या सुना दी, उसने तो गुस्से में माँ और पापा को मेरे खिलाफ ही भड़का दिया। और इस तरह से तो वो मुझे सबसे दूर कर देगी। देखो उर्वशी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। और रही बात माँ और पापा की, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी तुमने उनके लिए किया है और जितना प्यार तुमने उन्हें आज तक दिया है, वही प्यार उन्हें तुम तक जरूर खींच लाएगा। उर्वशी से अब घर में कोई बात नहीं करता और ये सब देखकर मोनिका को बड़ी खुशी मिलती है। तुझे तो मेरी भाभी बनने का बहुत शौक था ना उर्वशी, अब देखना
तेरी ये ननन कैसे तेरा जीना दुश्वार करती है। अरे ये तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरी प्यारी सहेली। अरे नहीं नहीं, मेरी प्यारी भाभी। फिर एक रोज जब घर के बाहर कबाड़ी वाला आता है, तभी मोनिका जानबूझकर इंद्रनील के सारे पसंदीदा किताबें उस कबाड़ी वाले को बेच देती है। अरे मेरे कमरे से किताबें कहाँ चली गई? मंजू, बहू। जी क्या हुआ? इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरे कमरे में रखी हुई सारी किताबें कहाँ गायब हो गई? क्या? अरे ऐसे कैसे किताबें गायब हो सकती है? अरे पापा जी, मैं तो आपके कमरे में आई ही नहीं सुबह से, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कहीं चोरी तो नहीं हो गई ना? कोई किताबें क्यों चोरी करेगा मंजू? कैसे पागलों की तरह बातें कर रही हो तुम? बाप रे भाभी, तुमने सच में झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि थोड़ी ही देर पहले कबाड़ी वाले को आपने पापा की सारी पसंदीदा किताबें बेच दी, और अब पापा के सामने आप झूठ बोल रही हो कि आप उनके कमरे में ही नहीं गई। अरे और कितना पाप करोगी आप? क्या? बकवास मत करो मोनिका, मैंने किसी भी कबाड़ी वाले को कोई किताबें नहीं दी है। उर्वशी बहू, मोनिका जो कह रही है वह सच है क्या? अरे नहीं पापा जी, आप चाहो तो उस कबाड़ी वाले को पूछ सकते हो, मैंने उसे कोई किताबें नहीं दी है। इस बात का तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। रुक जाओ, मैं उस कबाड़ी वाले को लेकर आती हूँ। फिर मंजू उस कबाड़ी वाले को घर पर लेकर आती है। हाँ काका, मैंने वो सारी किताबें आप ही की बहू से ली है। क्या? देखा पापा, मैं सच बोल रही थी, लेकिन किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। बहू, नहीं पापा जी, ये कबाड़ी वाला झूठ बोल रहा है। मैं भला आपकी किताबें क्यों बेचूंगी इसे? वो किताबें जिनमें आपकी जान बसती है, मुझ पर भरोसा कीजिए पापा जी, मैं सच बोल रही हूँ। ये जरूर मोनिका की कोई नई चाल है। जरूर इसी ने इस कबाड़ी वाले को झूठ बोलने के लिए कहा होगा, और इसके लिए उसने पैसे भी दिए होंगे। वाकई में मानना पड़ेगा, इसका दिमाग तो बड़ा तेज चल रहा है। हकीकत में तो मैंने इस कबाड़ी वाले को पैसे ही दिए हैं, और इसने तो इसका अंदाजा भी लगा लिया। वाह, कमाल हो भाभी आप तो। चुप हो जाओ बहू, मेरी बेटी थोड़ी सी बिगड़ेल है, लेकिन इतनी भी गिरी हुई हरकत नहीं करेगी वो। अब जब तुम्हारा असली रूप हमारे सामने आ रहा है, तब तुम सारा इल्जाम हमारी मासूम सी बेटी पर डाल रही हो। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मंजू, इस आदमी से सारी किताबें वापस ले लो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं ले लूंगी। पापा जी, रुक जाइए पापा जी। फिर मंजू उसके पास से किताबें लेकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां पर मोनिका और उर्वशी ही रह जाती है। ये सब तुम क्यों कर रही हो मोनिका? सिर्फ अपना बदला लेने के लिए? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बस एक भाभी होने के नाते कुछ उम्मीदें रखी मैंने तुमसे, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। छी मोनिका, लानत है तुम पर। सबसे पहले एक सहेली होने के नाते, और दूसरा एक ननंद होने के नाते, ये सब तुमने शुरू किया है। और जब मैं तुम्हारी भाभी बनी, तब तुम मेरे साथ एक ननंद की तरह पेश आई, वो भी जानबूझकर। मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी सहेली ही समझा है, और जब तुम उस दिन शराब पीकर आ गई, तब मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। घर के सारे लोग तो वहां पर मेरी आवाज सुनकर आ गए थे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाने लगा, तब मैंने भी तय कर लिया कि तुम जब मेरे साथ एक ननंद की तरह व्यवहार कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ एक भाभी की तरह ही व्यवहार करूंगी। लेकिन वो भी मैंने सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया है। लेकिन अफसोस की बात है ना भाभी, अब तो सब खत्म होते जा रहा है। बस कुछ दिन और, फिर तुम सबके मन से उतर जाओगी, यहाँ तक कि भैया के भी मन से उतर जाओगी। फिर मैं तुम्हें हमारी जिंदगियों से दूर कर दूंगी। सच में मोनिका, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है।
एक दोस्त से दुश्मन बन गई हो तुम। लेकिन ये कभी मत भूलना, इतिहास गवाह है, आज तक हमेशा अच्छाई की ही जीत हुई है और इस बार भी जरूर होगी। उर्वशी की ये बातें सुनकर मोनिका का मुंह अब बंद पड़ जाता है। फिर रात में उर्वशी ये सारी बातें सागर को बताती है। क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है घर में? माँ और पापा इतने अंधे कैसे हो गए हैं कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी समझ नहीं आ रहा। ये सब मोनिका ही कर रही है। मैं उसे अभी जाकर सबक सिखाता हूँ। नहीं सागर, रुक जाओ, गुस्से में कुछ मत करो, जाने दो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें ने कहा था ना कि मेरा प्यार ही माँ जी और पापा जी को मुझ तक खींच लाएगा। और वैसे भी अगर हम भी वही करने लगे जो मोनिका कर रही है तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम शांत रहकर ये सब नजरअंदाज करें और एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिल जाएगा। उर्वशी के इस तरह समझाने पर सागर भी अब शांत हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें